स्टूडेंट्स, आज हम एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के यूजीसी नेट का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2023 के दिसंबर सेशन के यूजीसी नेट जेआरएफ फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी टाइम है, आप जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम फॉर्म को भर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूँ। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न दो पेपर 1 और पेपर 2 में कंपोज होता है। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड का होता है। और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपके टोटल 300 मार्क्स का कंप्लीट पेपर बनता है। आपको जेआरएफ की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए नियर अबाउट 205 के आसपास स्कोर करना होगा। तो अगर आप पेपर 1 में अगर 35 क्वेश्चन भी स्कोर करते हो, तब भी आपको 70 मार्क्स ही मिले हैं। तो इसका मतलब है कि आपको पेपर 2 में कम से कम 65 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, ताकि आपको 130 मार्क्स मिले और आपका ओवरऑल स्कोर 200 मार्क्स बने। तो आप टफनेस समझ रहे हो एग्ज़ाम की, कि कम से कम आपको इतना तो करना ही होगा कि आप दोनों ही सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पेपर में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया और दूसरे पेपर में आपने थोड़ा बेकार परफॉर्म किया। तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स में, दोनों ही पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है। जो आपका पेपर 1 है वो, जैसे मैंने बताया, जनरल एप्टीट्यूड का है। जो आपका पेपर 2 है वो आपका कोर सब्जेक्ट का है। कोर सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए एंथ्रोपोलॉजी, जो क्वेश्चन टाइप आएंगे वो आपके सारे एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस सीरीज़ में हम आपको 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे दिसंबर के आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, उसकी भी जल्दी ही एक वीडियो आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आपका एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस का, यूजीसी नेट के द्वारा, जो मैंने इसकी वेबसाइट से ही डाउनलोड किया। आप भी इसकी पीडीएफ कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट, जिसको हम जनरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है, उसकी रिलेशनशिप क्या है दूसरी साइंसेस के साथ, साथ साथ में एंथ्रोपोलॉजी की इसकी खुद की ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी को 4 कंपोनेंट में जब हम पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी उसको इंक्लूड करके पढ़ना है। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप जब आगे पीएचडी करोगे, आप खुद का एक थीसिस लिखोगे, आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, तब आपको ये सारे टूल्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको लिखने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैसे तरीका होता है, फील्ड वर्क कैसे होता है, इथनोग्राफी कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, केस स्टडी कैसे लिखी जाती है। तो ये सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एंथ्रोपोलॉजी में पता होने चाहिए। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं। यदि कोई टेक्निक काफ़ी, कोई इंटरव्यू या फिर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो रिसेंटली न्यूज़ में है, उनकी मेथोडोलॉजी कोई है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, वरना इस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यूनिट 1 आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका जो प्राइमेट से रिलेटेड है। प्राइमेट्स यानी कि जो अभी ह्यूमन बींग्स में डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब। आगे इसमें जैसे आप कंप्लीट सिलेबस में भी देखोगे, ये शुरुआत होती है लेमार्किज्म, न्यू लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी, न्यूट्रल थ्योरी। ये सारे क्या हैं, इवोल्यूशंस की थ्योरी हैं। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के साइंटिस्ट हैं। जनरली हम इनको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट इसका सबसेक्शन क्या है, ट्रेंड्स इन प्राइमेट रेडिएशंस, की प्राइमेट्स की क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटिंक्ट एंड एक्सटेंट स्पीसीज। ठीक है, जो विलुप्त हो चुके हैं उन स्पीसीज़ के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्राइमेट्स की। जैसे कि उनके मॉर्फोलॉजिकल में हेयर, स्केलेटल में उनकी क्रेनियल, पोस्ट क्रेनियल, डेंटल और ब्रेन। इन 4 कंपोनेंट्स को हमको पढ़ना होता है। ठीक है,
फिजिकल में उनकी अपोजिबिलिटी ऑफ थंब, लोकोमोशन में क्वाड्रपेडलिज्म, ब्रैकिटियन, बाइपेडलिज्म एंड पोस्चर्स, प्राइमेट सोशल बिहेवियर। ये सारे क्या हैं, ये ऐसे प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जिनको डिटेल में पढ़ने से हम बता सकते हैं कि ये इन फीचर्स की वजह से कैसे हम कल को ये इनमें इवोल्यूशन हो गए, बाइपेडलिज्म हुआ, जो मतलब अर्ली ह्यूमन से कैसे डेवलप हुए। लेकिन उनका अर्ली डेवलपमेंट्स का जो इवोल्यूशन का बेस क्या है, वो ये सारे फीचर्स हैं इन प्राइमेट्स के। ठीक है, और जैसे आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या है, एक्सटेंट ऑफ द प्राइमेट्स, फोसिल्स ऑफ द एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स, प्री होमिनोइड ग्रुप्स, अर्ली होमिनोइड्स ग्रुप्स और अर्ली ट्रांजिशनल होमो हैबिलिस। तो एक्सटेंट प्राइमेट्स हैं, उसमें हम पढ़ेंगे जैसे ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन, जीवन। तो इनमें जैसे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है इनकी। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन सारों की। फोसिल ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स, जो प्राइमेट्स के फोसिल्स मिले हैं उनके कौन कौन से, जैसे शिवापिथेकस, रामापिथेकस, ये इंडिया के केस में हो गया, गिगांटोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, ट्रायोपिथेकस। आपको इनको ये कौन से ईरा के हैं, जैसे कौन से ओलिगोसिन, मायोसिन या जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे आप, तब उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। आपको इनके जनरली लोकेशन कहाँ पे मिले हैं और इनकी आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कुछ नेम साइंटिस्ट का आप याद कर पाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। और इनके कुछ कुछ बेसिक फीचर्स, वो आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आगे देखोगे तो आप अर्ली होमिनोइड्स में ऑस्ट्रोलोपिथेकस, एफ्रेंसिस, रामिडस, अफ्रीकन्स, बोजाई, रोबस्टस, बहर गाजली, ये सारे क्या हैं, अर्ली होमिनोइड्स हैं। होमिनोइड्स यानी कि जो मोर ह्यूमन लाइक्स हमारे एंसेस्टर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्केइक सेपियंस। माफ कीजिएगा, जो हमको यूरोप में मिले हैं, एशिया में मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें जो निएंडरथल मैन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आपको कंप्लीट अच्छे से इनकी फाइलोजिकल पोजीशन, साइलेंट फीचर और डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी अच्छे से करना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनोटो मॉडर्न होमोसेपियंस, इनमें जैसे कि जो अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनमें जो जो हमें एनाटॉमिकली सिमिलरिटीज़ मिलती है होमोसेपियंस में, जैसे क्रोमैग्नॉन, चांसलर, गैरीमल्ड, ये क्लासिफिकेशन है जो आप जब स्टडी करेंगे इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होते हैं। तो इनके बारे में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 3। इसमें हम पढ़ते हैं जनरली जेनेटिक्स के बारे में, जैसे कि साइटोजेनेसिस क्या होता है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रोमोसोम, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है, कैरियोपेटिंग, बैंडिंग टेक्निक्स, ये फिंगर रीज काउंट प्रॉब्लम, ये सारे क्या हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। ये टॉपिक से इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा है, लेकिन इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो आपकी यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इस कंप्लीट यूनिट्स में आप कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि किसी डिजीज़ का नाम दे दिया, उसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन दे दी कि आप कोई उसका वेक्टर होगा, अगर वो स्प्रेड होती होगी, उसका ओरिजिन क्या है डिजीज़ का, या फिर उनको सिमिलैरिटीज़ दे देंगे कि आपको 4 डिजीज़ दे दी हैं और उनके कोई करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं, साथ साथ में आपको उनको क्रॉस मैच करना होगा। तो ये सब है डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपकी इसके एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 जनरली सोमैटोटाइपिंग से रिलेटेड, यानी कि सोमैटोस्कोपी से ही रिलेटेड हैं। ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, थ्योरेटिकल बोले तो, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं जो थीसिस हैं, थिंकर्स के नाम हैं, या कोई रूल है, जो कुछ हार्ड फैक्ट्स होते हैं जिनको आप मेमोराइज कर सकते हो आराम से। इसमें से जनरली डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक टर्म दे दी जाएगी, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। ये तो काफ़ी 3-4 टर्म आपको एक्सप्लेन मिल जाएंगे, आपको बस उसका नाम लिखना होगा, या फिर वही क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चन होंगे। ये जनरली ईजी सेक्शन होता है। कंपेरेटिवली यूनिट 2 और 3 और 4 में
फोर्थ ईजी पड़ती है, सेकंड और थर्ड थोड़ी टफ पड़ती है। इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको एक बेस आइडिया ज़रूर होना चाहिए इस यूनिट्स का कि है क्या और कैसे कैसे इनके कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 5। ये हम यहाँ से आर्कियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो जैसे कि डेटिंग क्या है, डेटिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटिंग, फ्लोरीन एस्टिमेशन, डेंड्रोक्रोलॉजी, रेडियो कार्बन, फ्यूजन ट्रैक, ये सारे। फिर आ जाए पैलियो एनवायरनमेंट। पैलियो एनवायरनमेंट होता है कि पुराने टाइम का हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता था, कि उस टाइम के क्लाइमेटिक चेंजेस क्या क्या थे, ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स क्या क्या थे, एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं, ये सारी चीज़ के बारे में कि उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा था। फिर नेक्स्ट है आपका जी जैसे लिथिक टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि लिथिक होता है स्टोन टूल, कि स्टोन टूल उनमें टाइपोलॉजी कैसी थी और उस टाइम की टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ होती थी। लोअर पैलियोलिथिक में, मिडल पैलियोलिथिक में और अपर पैलियोलिथिक में, फिर मीजोलिथिक में, नियोलिथिक में। तो आपको इन सारे चीज़ों का मैं तो यही कहूँगा कि बाकायदा आपको ये याद होनी चाहिए कि लोअर पैलियोलिथिक में पेबल टूल्स, चॉपर, चॉपिंग टूल्स, बाईफेसिस, हैंड एक्स और क्लेवर्स होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक में जैसे क्लेक्टोनियन, लेवलोसिन, फ्लोरेसेंट, डिस्कोइड टूल्स, ये सारी टेक्निक्स हैं, आपको इनका नाम भी याद होने चाहिए, इनकी शेप्स भी याद होनी चाहिए। अगर कहीं आप जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठोगे, वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता है, कि आपके जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ भी सब्जेक्टिव होता है। आपको अगर आप इनका डायग्राम अच्छे से बना पाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ओवरव्यू ऑफ लिथिक कल्चर्स, ये यूरोप के अंदर। अभी हम ये आउटर वर्ल्ड के बारे में कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो लोअर पैलियोलिथिक में एक्यूलेशन कल्चर, मोस्ट्रेन कल्चर, अपर पैलियोलिथिक में कैलेप्टेरियन, ग्रेविटियन, सोलिट्रियन, जैसे मीजोलिथिक में एजिलियन, टार्डनेशियन, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कंपेरेटिव टू इंडियन लिथिक कल्चर्स ये लेस इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं। तो इसमें आपको इनके वही बेसिक साइट्स की एक दो पॉइंट याद कर लेना और उनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है वो आपको याद करनी है। ठीक है, अब जैसे कि ये शानीदार लोकेशन है, जेरिको लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करती हैं और इनसे क्या क्या कोई एविडेंस मिला है, कोई टूल मिला है, और या फिर कोई करंट में रिसेंट में कोई स्टडी हुई है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 6 जो कि इंडिया के बारे में है, कि इंडिया का स्टोन एज कैसा रहता। ठीक है, जैसे लोअर पैलियोलिथिक में हम सोहन कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, एक्यूलेशन कल्चर जैसे मद्रासियन कल्चर, ये जैसे सारी साइट्स हैं, तिरुपक्कम, दिडवाना, बेलन वैली में मेदका। तो आपको इन सारी साइट्स की बारे में लोकेशन में, वहाँ पे एविडेंसेस में वही एक कॉमन सा चार्ट सा बनेगा कि वहाँ पे टूल टेक्नोलॉजी क्या थी और वहाँ का सोशल कल्चर कैसा था, या फिर वहाँ पे पोट्री की स्किल्स कैसी थी, और या फिर जैसे बरियल प्रैक्टिसेस क्या थी, सोशल रिचुअल्स कैसी थी। तो इनके बारे में आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मिडल पैलियोलिथिक में डिफरेंट साइट्स, अपर पैलियोलिथिक में डिफरेंट साइट्स, फिर मेजोलिथिक में, नियोलिथिक में, फिर है इंडस सिविलाइजेशन, उसमें पोट्री ट्रेडिशन, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, मेगालिथ। ये आर्कियोलॉजी का हिस्सा है। जनरली आपने इसके बारे में हिस्ट्री के में पढ़ा होगा, लेकिन हिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं होता है जितना डिटेल में हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 6 जो कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जनरली सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, गए, ये लीगल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल, रिलीजन एंड इस बिलीफ सिस्टम, मीनशिप के भी, मतलब ये टोटल हमारी सराउंडिंग सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर की तरह है, इसलिए इसका नाम भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स में जनरली क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, जैसे कि डेफिनेशन टाइप के, कि फ्रेटरी क्या होती है, एक तरह से एक स्टेटमेंट आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और इनमें से जनरली जैसे कूला, पोर्टलेज, ये सारे क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के हिस्से, कि आपको पता होना चाहिए कूलरिंग क्या होती है, पोर्टलेज क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, इनकी कौन सी लोकेशन पे इंडिया में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब आप डिटेल में पढ़ोगे इन सब इस सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये यूनिट जैसे सेकेंड और थर्ड यूनिट थी, ऐसे ही ये वाली इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 8 जो कि आपकी कोर एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें से जनरली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कौन सी कोई कॉन्सेप्ट दिया है, कोई बुक पब्लिश की है, या कोई उन्होंने आर्टिकल लिखा है, या कोई फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसने पहले काम किया था और उसके ऊपर कोई रीस्टडी हुई है, या फिर उन्हीं की स्टडीज़ के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरली ये है इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से ये कि कैसे कैसे एंथ्रोपोलॉजी अर्ली कैसे थी, फिर लेटर ऑन स्टेजेस में एंथ्रोपोलॉजी कैसे कैसे डेवलप होती गई। तो हम इसी चार्ट के तहत ही हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। अगर आप कहीं सब्जेक्टिव पेपर दोगे तो उसमें ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दरअसल आप इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, आप इनका कहीं भी इनके वर्क को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि ईजी भी रहता है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 9 जो कि आपकी आखिरी यूनिट है। इसमें नेक्स्ट है यूनिट 9। इसमें है स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। इसमें आपके इंडियन थिंकर्स जो हैं, जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके वर्क के ऊपर ये यूनिट है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या हैं, ये उनके सारों के नाम हैं कि घूरिए, गुहा, एस.सी. रॉय, कर्वे, विद्यार्थी दुबे, श्रीनिवास, ये सारे आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ने। दरअसल हम इन्हीं की बुक्स और कंटेंट्स और रिकमेंडेशन जो इंडिया में स्टडी हुई उन्हीं का ही कंटेंट हम पढ़ते हैं। तो इनके बारे में हमको पता भी होना चाहिए, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इनके बारे में, तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो ये है कि यहाँ पे ट्राइबल्स, उनके मूवमेंट्स, पीवीटीजीज क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल डेवलपमेंट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में क्या है, एससी, दलित, ओबीसी, नोमैडिक ग्रुप्स, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, पीजेंट्स मूवमेंट्स, ये मॉडर्न इंडिया के भी इंक्लूड हैं। मॉडर्न इंडिया यानी कि जो हमारा आज़ादी के पीरियड का भी टाइम है, उससे पहले, तो वो हमको कंप्लीट, अगर आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये मालाबार, तेलंगाना मूवमेंट्स, ये उसका हिस्सा है, और हम यहाँ एज ए उनको ट्राइबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे जनरली टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 10 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें जनरली अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये यूनिट सब्जेक्टिव पेपर्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कम बनते हैं। और इस यूनिट्स में से अगर आप यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इस यूनिट्स का कंटेंट आप काफ़ी जगह यूज़ भी कर सकते हो अगर आपके सब्जेक्टिव या ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपका टोटल एक इंट्रोडक्शन हो गया है एंथ्रोपोलॉजी के यूजीसी नेट का सिलेबस का। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आगे मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं आपको एमए इग्नू की कंप्लीट बुक्स को ऐसे ही स्क्रीन पर रख के पढ़ाऊँगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि जो बच्चे कभी रेगुलर कोर्स नहीं करते हैं, या फिर जो ऐसे बच्चे जो अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उनको वो बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो एक थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, या फिर अपने साथ साथ कि कुछ ऐसा उनका कंटेंट एनरिच करने के लिए उन वीडियो को देख सकते हैं। और जो अपना हमारी PYQ सीरीज़ है, आप इसको हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये दरअसल हम टारगेट कर रहे हैं जून 2024 के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कम से कम 3 से 4 साल के आपके PYQ अभी दिसंबर के अंदर आ जाएं, ताकि आपको इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
अभी आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारे PYQ क्वेश्चंस में।